अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे और हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में, अपनी कम्युनिटी में मेरे इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी हमें आसिफ साहब ने कराची लियाकताबाद से शेयर की है। ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 20-22 साल पहले ये लोग बल्दिया टाउन में रहा करते थे और इनकी जो जॉब थी वो इवनिंग की जॉब थी। यानी इनको शाम के 6-7 बजे ऑफिस जाना होता और इनको वापस आते आते रात के कभी 1, कभी 2 और कभी कभी 3 बज जाया करते थे। ज़ाहिर सी बात है, हमारा जहाँ पे घर मौजूद था ये एक वीरान इलाका था और यहाँ पे इतनी रौनक नहीं हुआ करती थी। खैर, जब मैं वापस आता तो आमतौर पे मेरी अम्मी या मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रहे होते और मेरे आने के बाद आमतौर पे खाना खाया जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि अगर किसी को नींद आ रही होती या किसी की तबीयत ख़राब होती तो जाहिर सी बात है वो लोग मेरे लिए खाना रख के सोने के लिए लेट जाया करते। तो वैसे ही कुछ उस रात हुआ। इत्तेफाक से जो मेरे घर वाले थे सारे के सारे सो चुके थे और जब मैं घर पहुंचा तो 1:45-2 बजे का टाइम था। मैं आया, फ्रेश होने के बाद मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था और मेरा ख्याल है कि मैं कोई चीज़ लिख रहा था। एकदम लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा जो मेरे बराबर में टीवी वाला कमरा मौजूद है वहाँ पे किसी ने टीवी को ऑन किया है और ऑन करने के बाद मुझे बाकायदा बराबर वाले कमरे से टीवी की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीवी रूम के अंदर मौजूद है और वहाँ पे बैठ के खबरें सुन रहा है। खैर, जो मेरे वालिद थे उनकी शुरू से आदत थी कि वो फजर की नमाज से थोड़ा पहले उठ जाते, नमाज पढ़ने के बाद सुबह सुबह तिलावत लगाते या फिर खबरें वगैरह सुना करते। लेकिन बात ये थी कि अभी ये वो टाइम नहीं था कि जिस टाइम तिलावत आए या उठ के खबरें सुनी जाएं। कुछ देर तक मैं नोट करता रहा, फिर फाइनली मैंने सोचा कि मैं कमरे से निकल के जाके देखता हूँ कि आखिर कौन है जो इतनी रात में खबरें सुन रहा है या टीवी देख रहा है। अब जब मैं अपने रूम से निकला और अपने रूम से निकल के मैंने उस टीवी वाले रूम की तरफ चलना शुरू किया तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे बाकायदा खबरों की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। यकीनन कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद था जो कि ना सिर्फ मौजूद था बल्कि टीवी को देखा जा रहा था और आवाज़ को बढ़ाया हुआ था। खैर, जैसे ही मैं उस कमरे के सामने आया तो मेरी नज़र जब उस कमरे के अंदर पड़ी तो सामने जो टीवी मौजूद था ये मुकम्मल तौर पे बंद था और ना सिर्फ बंद था बल्कि उस कमरे में बज़ाहिर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा मुकम्मल तौर पे अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है और कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं इस कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे हल्की हल्की सी बदबू सी महसूस हो रही थी। ना जाने कैसी अजीब सी बदबू थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ जल रही है या फिर गोश्त को पकाया जा रहा हो और उसने जलना शुरू कर दिया हो। खैर, मैंने इन तमाम आवाज़ों को, इन तमाम बातों को नज़रअंदाज किया और मेरा ख्याल था कि हो सकता है कि बराबर वाले घर से या किसी और घर से टीवी के सुनने की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रही हो। ज़ाहिर सी बात है, रात हो, सर्दी हो और इस तरह से खामोशी हो तो सामने वाले घर की भी जो आवाज़ें हैं आपको मुकम्मल तौर पे अपने कानों में सुनाई दिया करती हैं। खैर, मैं अपने कमरे के अंदर वापस आके बैठ गया और बैठने के बाद मैंने दोबारा से तहरीर लिखना शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि मुझे रूम के अंदर आके बैठे हुए 5 या 7 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे कि अब मुझे दोबारा से ऐसा लगा जैसे खबरों की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रही है। बल्कि अब ये जो आवाज़ थी निस्बतन तेज़ आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जो भी खबरें सुन रहा है उसने अब आवाज़ को जानबूझ के मज़ीद बढ़ा दिया है
जैसे कि वो मुझे जानबूझ के ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि वो खबरें सुन रहा है। कन्फ्यूजन वैसे के वैसे अपनी जगह मौजूद थी और अब भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये जो आवाज़ें हैं ये एग्जैक्टली बराबर वाले यानी टीवी वाले कमरे से मेरे कानों में सुनाई दे रही हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले जबकि मैं वहाँ जाके झांक के देख के आया था तो वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। मैं दोबारा से खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद मैंने ज़रा तेज़ रफ्तारी के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। अजीब बात यह थी कि जब मैं अब की बार कमरे के सामने आया और सामने आने के बाद मैंने जब उस कमरे के अंदर की तरफ झांकना शुरू किया तो मैंने देखा कि ना सिर्फ टीवी ऑन हुआ हुआ है बल्कि ऐसा लग रहा था टीवी के सामने कोई चेयर डाल के बैठा हुआ है और जो भी टीवी के सामने की तरफ मौजूद है। टीवी की रोशनी में जब मैं उसके चेहरे पे गौर कर रहा था तो ऐसा लगा जैसे कोई औरत है जिसने अपने बालों को खोल रखा है और बाल खोलने के बाद वो सामने यानी टीवी देख के खबरें वगैरह सुन रही है या फिर देख रही है। लेकिन ये जो हुलिया था, ये जो मुंह था, ये उसका जो चेहरा था, ये यकीनन काबिल शनाख्त हरगिज़ नहीं था। ये एक अजीब सी काली सी औरत थी जिसकी एकदम सफ़ेद आंखें थीं या फिर शायद उसकी जो आई बॉल्स थीं मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हुई हुई थीं। अजीब बात ये थी कि ये जो औरत थी ये कुछ अजीब से बेबाक अंदाज में चेयर के ऊपर बैठी हुई मुसलसल टीवी को देख रही थी। मैं अब तक कंफ्यूज था। जाहिर सी बात है मेरे घर में जो ख़वातीन मौजूद थीं ये उनमें से कोई भी नहीं थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ मेरी कन्फ्यूजन में इजाफा हो रहा था और मैं अब सोच रहा था यकीनन ये वही मखलूक है जिससे बचने की हमें बचपन से ताकीद की जाती थी। एक अजीब खौफ था, मेरे पसीने छूट रहे थे और मैं लाख कोशिश के बावजूद ना ही वापस पलट पा रहा था और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद थी कि मैं कमरा छोड़ के बाहर की तरफ भाग पाता। ये तो अल्लाह की तरफ से शायद कोई मेरी मदद थी या फिर मेरी दुआएं रंग ले आई थी। मुझे एकदम से पीछे से अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि वो मुझे तलाश करती हुई अपने कमरे से मेरी तरफ या इस कमरे की तरफ बढ़ती चली आ रही हो। अब जैसे ही मुझे अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी तो मेरी जान में जान आई और मैंने एकदम से पलट के पीछे यानी उस तरफ देखा जहाँ से अम्मी इस तरफ आ सकती थीं। और ऐसा ही हुआ कि मुश्किल से 5-6 सेकंड के अंदर अंदर मेरी अम्मी मुझे आवाज़ देती देती मेरे पीछे पीछे यहाँ पे चली आईं। आप यकीन करें कि जैसे ही अम्मी इस कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मुझसे पूछने लगी कि बेटा इतनी रात में टीवी क्यों देख रहे हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि मैं टीवी नहीं देख रहा था बल्कि टीवी जो देख रहा था ये उनको भी नज़र आना चाहिए था। लेकिन अजीब बात ये थी कि बकौल अम्मी के जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो टीवी चल रहा था, उसके सामने खाली चेयर मौजूद थी और पूरे कमरे में पूरी चेयर पे कोई भी मौजूद नहीं था। और ऐसा ही था कि जब मैंने पलट के उस चेयर की तरफ दोबारा से देखा तो वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यकीनन ये एक ऐसा वाक़या था जिस वाक़ये ने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे घर वालों को मुकम्मल तौर पे हिला के रख दिया था। इसके बाद से सच्ची बात तो यह है कि रात के टाइम में मैं इस टीवी लाउंज की तरफ आने से परहेज़ किया करता था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये कहानी हमें अमजद खान साहब ने इंडिया से शेयर की है। ये बताते हैं कि 1991 में यानी आप कह सकते हैं कि अब से तकरीबन 33-34 साल पहले ये कहानी इनके साथ पेश आई थी। और ये उस दौर की बात है जब ये एक इंडिया में वासिलपुर कोई जगह है वहाँ पे रहा करते थे।
बेसिकली एक छोटा सा गांव था और इस गांव में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद नहीं थी और उस दौर में भी इनके गांव के अंदर मुकम्मल तौर पे बिजली बहाल नहीं थी। यानी कुछ ऐसा हिस्सा था जहां पे अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। तो इनका जो घर था वो भी उसी हिस्से के अंदर शामिल था जहां पे बिजली उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो ऐसी बातें, गांव का माहौल था और एतराफ़ में खेत मौजूद थे, बहुत ज़्यादा दरख्त मौजूद थे। तो आमतौर पे जो गांव के लोग हैं वो मगरिब होते ही या रात होते ही सो जाया करते थे। अच्छा, इनकी आदत थी कि ये जब सारे के सारे सो जाते थे तो उसके बाद अपनी बुक्स वगैरह उनको रीड किया करते थे। ये जो भी इनके एग्ज़ाम्स वगैरह का काम है उसकी तैयारी करने की कोशिश करते थे। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और दिसंबर का अख्ताम चल रहा था। ये बताते हैं कि मैं उठा हुआ था जबकि सारे के सारे घर वाले सो चुके थे। मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा अंदाज़ा है कि रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा। मेरे सामने लालटेन मौजूद थी और उस लालटेन की रोशनी में मैं पढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहा था। खैर, इसी दौरानी में जैसे जैसे मज़ीद वक्त गुजरा, अब मुझे ऐसा लगा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं नींद की वादी में जाता जा रहा हूँ। हालांकि मेरे सामने किताबें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जो आंखें हैं वो बंद होती चली जा रही थी। जब मुझे यकीन हो चला कि अब मैं मज़ीद नहीं पढ़ सकता, तो बाहर जहाँ पे मेरी चारपाई मौजूद थी मैं उसके ऊपर आके लेट गया। अपने ऊपर मैंने एक रज़ाई या कंबल डाला और फिर आंखें बंद कर लीं। मेरा ख्याल है कि मुझे लेटे हुए मुश्किल से 1 या 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे अपने अतराफ़ में हल्की सी मूवमेंट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पलंग को खिसकाया है या खिसकाने की कोशिश की है। आमतौर पे हम सारे के सारे घर वाले एक सहनुमा जगह में सोया करते थे, तो मेरा ख्याल था कि मेरी मदर या फिर मेरी दादी सो के उठी होंगी और शायद वॉशरूम वगैरह जाने के लिए उन्होंने यहाँ से गुजरने की कोशिश की होगी। लिहाजा मैं वैसे ही आंखें बंद करके लेटा रहा और तकरीबन आप कह सकते हैं कि मैं सो चुका था। मेरा ख्याल है कि मेरी आंख लगे हुए 5 या 7 मिनट गुजरे होंगे। मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई एक चीज़ आके गिरी है। जो कुछ मेरे ऊपर आके गिरा था वो थोड़ा भारी सा था, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक बट्टा नुमा चीज़ थी जो मेरे ऊपर आके लगी थी और शायद इसी के दर्द की वजह से एकदम से मेरी आंख खुली थी। अब जैसे ही मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मैंने अपने मुंह के ऊपर से वो ब्लैंकेट या कंबल हटाना शुरू किया और जो ही मैंने अपने मुंह के ऊपर से उस कंबल को या उस ब्लैंकेट को हटा के नीचे किया तो सबसे पहले मेरी नज़र सहन में यानी एन वस्त में जो एक दरख्त मौजूद था उस दरख्त के ऊपर पड़ी। आप यकीन करें कि मेरी आंखों के सामने जो मंज़र मौजूद था वो इस कदर खौफनाक था, वो इस कदर भयानक मंज़र था कि शायद इससे पहले मैंने ज़िंदगी में इतना खौफनाक या इतना भयानक मंज़र नहीं देखा होगा। मैंने देखा कि उस दरख्त की शाख से एक औरत बाकायदा उल्टी लटकी हुई है। उसके जो पाँव थे वो शाख के ऊपर मौजूद थे, जबकि अगर आप उसकी बात करें या उसके बालों की बात करें तो वो उल्टा लटकने की वजह से बाकायदा ज़मीन को छू रहे थे। हैरान कुन बात थी कि वो औरत ना सिर्फ उल्टा लटकी हुई थी बल्कि इस अंधेरे में भी उसकी आंखें लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह मुसलसल चमक रही थी। यकीनन ये जो भी औरत थी जो कि दरख्त से उल्टा लटकी हुई थी, ये कतन किसी गांव की या हमारे गांव की औरत नहीं लग रही थी। बज़ाहिर उसके हुलिये से या उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान है या फिर कोई चुड़ैल है जो मेरे सामने मौजूद है। बहरहाल जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो अगले ही लम्हे मेरे मुंह से एक चीख सी निकली और इस चीख की वजह से मेरे अतराफ़ में जो मेरी दादी अम्मी वगैरह मौजूद थे वो भी उठ के बैठ गए। अजीब बात ये थी कि जब मेरे बाकी घर वालों की आंख खुली तो जब उनकी आंख खुली और उन्होंने उस तरफ देखा तो उनके मुताबिक उनको वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई थी। खैर, उन लोगों ने मुझे समझाया, समझाने बुझाने के बाद मुझ पे दमदरुद किया और मैं दोबारा से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे लेटे हुए या सोते हुए मुश्किल से 15 या 20 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे कि अब एकदम से मेरी बहन की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। और जो ही मेरी बहन की चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो हम सारे के सारे उठे और जब हम उठे तो हमारी बहन उसी दरख्त की तरफ इशारा करने लगी। खैर, जब मेरी दादी ने, मेरी अम्मी ने मेरी बहन से पूछा कि तुमने ऐसा क्या देखा है,
तो वो बड़ी मुश्किल से बता पाई कि उसने देखा कि उस दरख्त के नीचे एक औरत खड़ी हुई है, और वो ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि उसका कुछ अजीब सा गंदा सा हुलिया है। और अगर आप उसकी हाइट की बात करें तो तकरीबन 7 से 8 फीट के दरमियान उस औरत की हाइट थी। और वैसे ही इस अंधेरे में उस औरत की जो आंखें थीं वो लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह मुसलसल चमकती जा रही थी। अच्छा, बात ये थी कि मेरे साथ जो वाक़या पेश आया था उसको आप कह सकते हैं कि मैं नींद में था या मेरा वहम था। लेकिन अगर आप मेरी बहन के साथ जो वाक़या पेश आया था उसकी बात करें तो वो कहती है कि मैंने पूरे होशो हवास में वहाँ पे एक औरत को खड़े हुए देखा था। और उस सिनेरियो में भी ऐसा ही हुआ था कि जब मेरी बहन की आँख खुली या बाकी लोग उठे तो उसके कुछ देर बाद वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ये जो रात थी, जो कि एक सर्द तरीन रात थी, ये ना ही सिर्फ सर्द तरीन रात थी बल्कि हमारी ज़िंदगी की खौफनाक तरीन रात थी। आप यकीन करें कि जब तक उजाला नहीं हुआ तब तक सारे के सारे घर वाले जागते रहे, और तब कहीं जाके जब सुबह हुई तो हम लोगों ने अपनी नींद को पूरा किया। खैर, इस वाक़ये के या इन वाक़यात के कुछ दिनों के बाद एक दफ़ा वैसे ही हम सारे के सारे घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। तो जब इस तरह की बातों का या इस तरह के वाक़यात का जिक्र निकला तो हमारी दादी, जो अब तक खामोश थी, उन्होंने भी एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि जब हम नए नए इस घर के अंदर या इस पुराने घर में शिफ्ट हुए थे, यानी जब मेरी दादी की मेरे दादा के साथ शादी हुई थी और शादी होने के बाद वो लोग यहाँ पे आके आबाद हुए थे, तो शुरू में तो दादी को एहसास नहीं हुआ। लेकिन दादी बताती हैं कि जूं जूं टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे अक्सर ऐसा हुआ करता था कि रात के औकात में इनको बाकायदा इस सहनुमा जगह से, यानी इस पेड़ के नीचे से बाकायदा न सिर्फ कुछ आवाज़ें आया करती थीं बल्कि इनको लगा करता था जैसे वहाँ पे कोई ना कोई मौजूद है जो मुसलसल अपनी प्रेजेंस को दादी के सामने शो करने की कोशिश कर रहा है। खैर, दादी जब भी दादा से जिक्र करती तो दादा इस बात को टाल देते, और बजाय इसके कि वो सारी इन्फॉर्मेशन देते, ये जो कुछ उन्होंने देखा था, ये जो कुछ वो जानते थे, वो दादी के साथ शेयर करते। वो दादी को ये सब बातें बताने से परहेज़ किया करते थे। अब इसके पीछे क्या वजह थी, क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे दादी को ये बातें नहीं बताई जाती थी, ये सिर्फ दादा ही जाना करते थे। दादी बताती कि एक रात तो ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था, और मुझे अपने पीछे से, यानी उस जगह से जहाँ पे अक्सर किसी के होने का एहसास हुआ करता था, मुझे वहाँ से कुछ अजीब सी ठोकने की या सरोता बजाने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सहन में मौजूद है और वो मुसलसल दीवार पे कोई चीज़ मार रहा है, और कभी ऐसा लगता है कि सरोते के ज़रिए छालियों को काटने की कोशिश की जा रही है। अब पहले तो दादी अपने तौर पे इन तमाम आवाज़ों को इग्नोर करती रहीं, लेकिन जूं जूं ये आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थीं तो दादी बताती कि मैंने सोचा कि मैं ज़रा बाहर निकलती हूँ और जाके देखती हूँ कि आखिर कौन है जो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि दादी बताती कि जब मैं वहाँ से निकली और निकलने के बाद जूं ही मैं सहन में आई तो मैंने बहुत ही अजीब सा मंजर देखा। मैंने देखा कि ये जो दरख्त है, जो कि काफ़ी सालों से मौजूद है, इस दरख्त के एग्जैक्टली नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा सा पलंग लगा हुआ है। हालांकि इनके घर में कोई इस तरह का पलंग मौजूद नहीं था, लेकिन उस मंजर के मुताबिक दादी बताती हैं कि एक बहुत बड़ा सा पलंग लगा हुआ था, और उस पलंग के बिल्कुल दरमियान में एक औरत काले कलर के लिबास में बैठी हुई थी। कुछ अजीब सा, खौफनाक सा, भयानक सा उसका चेहरा था। उसके हाथ में कोई सरोता या इस तरह की चीज़ मौजूद थी, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो छालियाँ काट रही है। वैसे ही उसका हुलिया था, और अगर आप उसकी आंखों की बात करें तो दादी बताती कि उसकी आंखें भी हूबहू वैसी ही थी, यानी उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे आग निकल रही है। वो कुछ अजीब तरीके से शैतानी अंदाज में मेरी दादी की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी, और ना सिर्फ मुस्कुरा रही थी बल्कि वो ऐसा लग रहा था जैसे दादी को डराने की या उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। दादी बताती कि शुरू से ही मेरे वालिद ने एक तावीज़ मुझे बना के दे रखा था, और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, यानी कि जब तक दादी हयात थी, इस तावीज़ को अपने गले से हरगिज़ नहीं उतारना। यह तावीज़ पहनने से एक तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, और दूसरी बात यह कि हर तरह के शर से, तमाम बुरी मखलूक़ात से तुम हमेशा महफूज रहोगी। शायद ये तावीज़ का ही असर था कि वो जो भी औरत थी
उसके इतने करीब होने के बावजूद या दादी को इस तरह से देखने के बावजूद ना ही वो दादी को नुकसान पहुंचा सकी और ना ही इनका कुछ बिगाड़ सकी। दादी बताया करती थी कि इस तरह के बहुत सारे किस्से थे, बहुत सारे वाक़यात थे जो कभी मेरे साथ, कभी तुम्हारे दादा के साथ पेश आया करते थे। और सुना था कि गए वक्तों में, यानी हमसे पहले जो फैमिली यहाँ पे रहा करती थी, इस चुड़ैल का या इस मखलूक का उस फैमिली से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर था। जिस तरह के मंजर में या जिस तरह के मनाजिर में अक्सर उस औरत को देखा जाता था, तो वो कोई ना कोई काम करती हुई दिखाई दिया करती थी। लेकिन जहाँ तक उसकी शक्ल का, उसके हुलिये का, उसकी आंखों का ताल्लुक है, तो जिसने भी उस औरत को देखा ऐसे ही हुलिये में देखा।